स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 3, जिसमें आज हम बात करेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस, यानी कि दो आव्यूहों की समानता। यानी कि दो मैट्रिक्सेस अगर आपको डिफरेंट दे रखी हैं तो कब वो मैट्रिक्स आपके पास समान कहलाएंगे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस दो लेक्चर के बारे में हमने डिटेल में मैट्रिक्स के बारे में बता रखा है। अगर आपने वो दो लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले वो लेक्चर देखिए, तब जाके इस लेक्चर पे आइए। ठीक, तो आज बात करेंगे हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस, यानी कि आव्यूहों की समानता। आव्यूहों की समानता कब आप दो मैट्रिक्सेस को समान करोगे, यानी कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस, दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, इसके बारे में आपने डिस्कशन करना है। ठीक, तो अभी तक प्रीवियस लेक्चर से आपको ये पता चल गया है कि एक बड़ी सी मैट्रिक्स को एक जनरल टर्म में, बड़ी सी मैट्रिक्स को आप उसके एक व्यापक टर्म में कैसे लिख सकते हैं आप, ए आई जे एम बाई एन के टर्म में, जहां उसका ऑर्डर एम बाई एन होगा और ए आई जे सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि आई की जगह 1 जे की जगह 1 रखेंगे तो पहला एलिमेंट a11 मिलने लगेगा, आई की जगह 1 जे की जगह 2 रखेंगे तो a12। इसी प्रकार से आप डिफरेंट एलिमेंट को इस aij के जरिए ढूंढ सकते हैं, इसलिए इसको हम जनरल एलिमेंट यानी कि व्यापक अवयव कहते हैं। ठीक, तो मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया m बाई n ऑर्डर की, जिसका जनरल एलिमेंट aij, और एक दूसरी मैट्रिक्स bij से डिनोट किया इसके जनरल एलिमेंट को। aij नहीं कह सकता था क्योंकि पहले से इसको aij कर, तो इसके जनरल एलिमेंट को मैंने bij कह दिया। इसका भी ऑर्डर आपने m बाई n लेना होगा, है ना। यानी कि दो मैट्रिक्सेस को इक्वल दिखाना है तो सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि उनका ऑर्डर सेम हो। अगर ये m बाई n का ले लो तो उसका ऑर्डर भी आप m बाई n का ही लोगे। अगर इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है तो इक्वालिटी नहीं कर पाओगे आप मैट्रिक्सेस में। तो मैट्रिक्स की पहली जो नेसेसरी कंडीशन है कि उनका साइज, यानी कि ऑर्डर को साइज भी बोलते हैं, तो उनका ऑर्डर आपके पास समान होना चाहिए। ठीक, पहली कंडीशन तो ये है कि दो मैट्रिक्स इक्वल होने की जो नेसेसरी कंडीशन है कि उनका ऑर्डर समान होना चाहिए। ठीक, फिर उसके बाद जो दूसरी कंडीशन आती है कि हर एक प्लेसेस पे जो भी मेंबर आएंगे, यानी कि aij इक्वल टू bij होना चाहिए फॉर ऑल ij। इसका मीनिंग हर एक प्लेस पे, यानी कि a11 b11 के बराबर हो, a12 b12 के बराबर हो, a13 b13 के बराबर हो, a33 b33 के बराबर, है ना, a52 b52 के बराबर। यानी कि जो भी सदस्य यहाँ पर हो वो इसके करस्पॉन्डिंग सदस्य के, यानी कि करस्पॉन्डिंग मेंबर के इक्वल होना चाहिए, तब जाके आप कहते हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल है। ठीक, देखिए इसको डिटेल में लिखते हैं। दो मैट्रिक्स इक्वल होने की दो कंडीशन है। पहली क्या कंडीशन उनका साइज, यानी कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन हर एक प्लेस का जो मेंबर है, हर एक प्लेस का मेंबर वो करस्पॉन्डिंग मेंबर से इक्वल हो। ठीक, कहने का मीनिंग ऐसे लिखेंगे, a बराबर aij m बाई n, ठीक, तथा b बराबर bij इसका भी साइज m बाई n समान कहलाते हैं या समान होते हैं। ठीक, इसकी दो कंडीशन है। फिर यदि फर्स्ट क्या, उनका ऑर्डर सेम, जैसे m बाई n ले तो उसका भी ऑर्डर m बाई n, यानी कि क्या लिखोगे, कोटियां समान हो, कोटियां यानी कि ऑर्डर, कोटियां समान हो। और दूसरी कंडीशन है कि करस्पॉन्डिंग जो भी मेंबर है वो इक्वल होने चाहिए। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में a11 इक्वल टू b11, a22 इक्वल टू b22, ऐसा कब तक लिखते रहेंगे। तो इसको शॉर्ट में लिखने का ये तरीका है कि aij इक्वल टू bij फॉर ऑल i एंड j। पहले चैप्टर में इस वाले साइन से आपका बहुत वास्ता पड़ा है, फॉर ऑल कहते हैं इसको। फॉर ऑल मींस हर एक i और j के लिए, यानी कि हर एक i j के लिए आपस में इक्वल होना चाहिए। यानी कि i j 11 रखो, a11 b11 हो जाएगा,
आई की जगह 1 रखो, जे की जगह 3, A13 B13 के बराबर। ठीक, तो अभी तक ये समझ में आ चुका होगा कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की दो कंडीशन, पहली बात तो साइज सेम होना चाहिए, यानी कि उनका ऑर्डर सेम हो। अगर दो डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिक्स लोगे तो उनका साइज से वो इक्वल कभी नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, अगर ऑर्डर सेम हो गया तो उसके बाद देखोगे हर एक जो करस्पॉन्डिंग मेंबर है वो इक्वल है या नहीं, ठीक, तब जाके दोनों मैट्रिक्स इक्वल होते हैं। एग्जांपल देते हैं इक्वल मैट्रिक्स का। इक्वल मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं। ठीक, आप बताना कि दो मैट्रिक्स इक्वल हैं या नहीं। 1 2 3 4, ये मैंने एक मैट्रिक्स ए ली, ठीक, एग्जांपल का नाम, और दूसरा मैट्रिक्स मैंने बी लिया, 1 2 1 2 3 4। क्या ये दो मैट्रिक्स इक्वल है? आपका जवाब होना चाहिए नहीं। सबसे पहले आप क्या चेक करोगे? ऑर्डर। इसका ऑर्डर कितना है? 2/2। इसका ऑर्डर कितना है? 1/2। भले आपको मेंबर 1 2 3 4 1 2 3 4 दिख रहे हैं, लेकिन देखिए ना जरा ऑर्डर। पहली कंडीशन क्या थी? ऑर्डर इक्वल होना चाहिए दोनों का। इसका 2/2, इसका 1/2, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। A नॉट इक्वल टू B। ठीक, केवल मेंबर समान लिख दिए और ऑर्डर नहीं चेक किया, आपने इक्वल कह दिया, गलत हो जाएगा। ठीक, यानी कि ऑर्डर समान होना चाहिए। पहली कंडीशन तो दो इक्वल होने के लिए यही है कि उनका ऑर्डर सेम हो। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आपने लिया मैट्रिक्स ए 1 2 4 5, मैंने दूसरी मैट्रिक्स बी ली 5 4 1 2। क्या ये दो मैट्रिक्स इक्वल है? तो सबसे पहले तो आप ये कहोगे कि क्या इनका ऑर्डर सेम है। देखते हैं, इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर 2/2। हाँ साहब, इस बार ऑर्डर तो समान है इसका। ठीक, ऑर्डर में कोई धोखा नहीं दिया है। तो फिर आप ये चेक करोगे कि क्या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो इक्वल है। आपको दिख रहा है 1 2 4 5 1 2 4 5, इस हिसाब से इक्वल मत कहते हैं इनको। ठीक, यहाँ पर देखिए A11 पोजीशन पे कौन है? 1, और यहाँ पर 11 पोजीशन पे कौन है? 5। क्या 1 5 के इक्वल होता है? नहीं, 1 5 के इक्वल नहीं है। ठीक, यानी कि A11 B11 के बराबर नहीं है। एक भी सदस्य ने धोखा दे दिया तो रूल तो फेल हो जाएगा कि A B के बराबर नहीं होगा। ठीक, A नॉट इक्वल टू B। तो इन दो एग्जांपल से इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की थ्योरी आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। देखिए, फिर इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है मैट्रिक्स 4 3 x5 इक्वल टू yz 1 5। तो x y z के मान याद कीजिए। अभी देखो, आपको ये बताना नहीं है कि मैट्रिक्सेस इक्वल है। उसने दो मैट्रिक्सेस के बीच में इक्वल का साइन लगाया है, तो ऑब्वियस है कि ये दो मैट्रिक्स इक्वल है। ठीक, तो अब आपने इसके जो दो पॉइंट थे वो यूज करके एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, दो पॉइंट क्या थे? इक्वल होने के, ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरा पॉइंट क्या था? करस्पॉन्डिंग मेंबर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसका भी ऑर्डर 2/2, इसका भी ऑर्डर 2/2, समान होने का जो पहला नेसेसरी कंडीशन था वो तो पूरा कर रहा है। ठीक, करेगा भी क्योंकि इक्वल तो लगा रखा है उसने। ठीक, नहीं तो क्वेश्चन ही गलत हो जाता अगर ऑर्डर समान नहीं होता। ठीक, तो अब देखिए, हम जो सेकंड पॉइंट है उसका यूज करके एक्स वाई जेड का मान निकालेंगे। सेकंड पॉइंट कहता है कि करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो इक्वल होने चाहिए। देखो, यहाँ 5 यहाँ 5, ठीक, यहाँ 3 यहाँ z, तो z 3 हो जाएगा। यहाँ 4 यहाँ y, तो y में 4 होना चाहिए। यहाँ x यहाँ 1, तो x में 1 होना चाहिए। ठीक है, आप देखते हैं एक्स वाई जेड के मान बता सकते हैं। ठीक है, बाय द वे देखो ना, यहाँ मेरी वैल्यू दे रखा है 5, यहाँ भी 5। बाय द वे इसमें बदल के 5 के बदले यहाँ 6 दिया होगा, 5 के बदले 6 दे दिया होगा, और आपने y इक्वल टू 4 x इक्वल टू 1 z इक्वल टू 3 लिख दिया, तो आप गलत हो जाओगे। क्यों? क्योंकि हर एक मेंबर में इक्वल होना चाहिए, तब जाके दो मैट्रिक्स इक्वल होती है। यहाँ देखो, हर एक मेंबर, ये भी तो हर एक मेंबर में शामिल होगा। यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यानी कि पहली कंडीशन फेल हो गई।
कि यहाँ A22 5 है, यहाँ का B22 6 है, यानी इक्वल नहीं है। ठीक, तो ये नॉट पॉसिबल आएगा। अगर ऐसा कंडीशन होता तो आप लिखोगे संभव नहीं है, ये दो मैट्रिक्स तो इक्वल ही नहीं, यहाँ 6 यहाँ 5, 6 5 के इक्वल थोड़ी होता है। ठीक, तो उस कंडीशन में आप कहोगे कि संभव ही नहीं। फिलहाल ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा, आपके नॉलेज के लिए बताया जा रहा है। ठीक, फिलहाल यहाँ 5 तो यहाँ भी 5 ही है, तब जाके तो इक्वल है वो, नहीं तो यहाँ इक्वल का साइन लगेगा ही। ठीक, अब देखिए इसका सॉल्यूशन। अगर आप एक लाइन लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, क्योंकि दो समान आव्यूहों के संगत अवयव समान होते हैं। ठीक, मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लैंग्वेज में एक लाइन ये लिखोगे कि सिंस, क्योंकि दो समान आव्यूहों के संगत अवयव समान होते हैं, अतः नीचे लाइन से लिखोगे, अतः ये x 1 के इक्वल हो जाएगा, कॉमा y 3 के इक्वल हो जाएगा, और ये z y 4 के इक्वल होगा। y यहाँ का करस्पॉन्डिंग 4 है, y 4 और z 3 हो जाएगा, z की वैल्यू हो जाएगी 3। इतना आसान सा क्वेश्चन है ये, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस से। ठीक, एक नंबर में पूछा जा सकता है कि दो मैट्रिक्स इक्वल दे दिए और आपसे x y z की वैल्यू पूछे। इससे रिलेटेड थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का, मैट्रिक्स x plus y, 2 5 plus z x y is equal to मैट्रिक्स 6 2 5 8, तो x y z के मान ज्ञात करें। ठीक, इक्वल का साइन लगा रखा है, तो जो तो पॉइंट होते हैं वो ऑब्वियस होंगे, क्या ऑर्डर सेम होना चाहिए, बिल्कुल 2 by 2 का ऑर्डर है। ठीक, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट समान होने चाहिए। अब यहाँ वेरिएबल के टर्म में दे रखे हैं, यहाँ फिर आपके प्योर डिजिट दे रखे हैं, तो हम उसी पॉइंट का फायदा उठाएंगे क्या कि दो इक्वल मैट्रिक्सेस की जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं वो समान होती है, इक्वल होती है। ठीक, तो यानी कि x plus y किसके इक्वल हो जाएगा 6 के। ठीक, यहाँ 5 plus z 5 के, x y 8 के, तो 2 के इक्वल होता है, ये ऑब्वियस है। ठीक, तो हम दूसरे पॉइंट का फायदा उठाएंगे कि इक्वल मैट्रिक्सेस की करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होती है। ठीक, तो सॉल्यूशन फिर से आप एक लाइन लिखोगे, मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लिखोगे चूंकि दो समान आव्यूहों के संगत अवयव समान होते हैं। क्या लिखोगे, चूंकि दो समान आव्यूहों के संगत अवयव समान होते हैं। ठीक, इंग्लिश में लिखना है, तो द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ टू इक्वल मैट्रिक्सेस आर सेम, देयरफॉर इसलिए x plus y कितना आ जाएगा 6। ठीक, यहां से 5 plus z कितना आ जाएगा, इसका करस्पॉन्डिंग कौन है 5, और x y इसका करस्पॉन्डिंग कौन है 8। ठीक, अब इनको सॉल्व करो, x y z की वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहां से सीधे सीधे z मिल जाएगा आपको इसी क्वेश्चन से। 5 plus z 5 है, तो z इक्वल टू 5 minus 5 0। यहां से z कितना मिल गया आपको 0। ठीक, अब x और y चाहिए, देखो x plus y दे रखा है और x into y दे रखा है। ठीक, z तो आपको सीधे मिल गया 0। ठीक, इसको इक्वेशन 1 कहिए, तो इसको इक्वेशन 2 कहते हो। ठीक है, उसे z 0 मिल गया, इसको इक्वेशन 3 बोलिए। देखिए कभी भी x plus y दिया है और प्रोडक्ट दे रखा है ना, तो सबसे आसान तरीका है, एक तरीका तो ये है कि आप यहां से y की वैल्यू निकाल लो, 6 minus x यहां रखो, द्विघात समीकरण बनेगी। उससे इजी तरीका ये है कि आप एक रिलेशन जानते होंगे x plus y का होल स्क्वायर और x minus y का होल स्क्वायर। देखो यहाँ क्या आता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो सेम होते हैं। ठीक, यहाँ आता है 2xy, यहाँ आता है माइनस का 2xy, यानी इसमें 2xy घट रहा है। ठीक है ना, मैं इन दो टर्म्स को इक्वल करना चाह रहा हूं, इन दो टर्म्स को इक्वल। तो देखिए यहाँ प्लस का 2xy आ रहा है, यहाँ माइनस का 2xy, जो प्लस का 2xy यहाँ जाएगा तो माइनस 2xy बनेगा, माइनस 2xy पहले से था मींस माइनस 4xy, यानी कि इस टर्म को मैंने माइनस 4xy से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों इक्वल बनेंगे, क्योंकि ये बड़ी क्वांटिटी होती है x प्लस y का होल स्क्वायर, x माइनस y का होल स्क्वायर छोटी क्वांटिटी होती है। ठीक है ना, सॉरी माइनस लिया, प्लस करना पड़ेगा, छोटी क्वांटिटी को बड़ी क्वांटिटी के इक्वल दिखाना है,
मींस क्या करना होगा आपको, प्लस करना होगा 4x, और x y का डिफरेंस है ना दोनों में, यहां से क्या आता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy, यानी कि 2xy तो पहले से घट रहा है उसमें, यहां से 2xy यानी कि 4xy घट जा रहा है इसमें से, तो इक्वल करना तो 4xy को जोड़ना पड़ेगा आपने, ठीक, यानी कि ये बड़ी क्वांटिटी ये छोटी है, दोनों को इक्वल लिखाना तो 4xy इसमें जोड़ना होगा। अब देखिए यहां से मैं xy x प्लस y है तो x माइनस y निकालना चाहूंगा, देखिए x प्लस y कितना आपके पास 6, उसका स्क्वायर करोगे 36 इक्वल टू x माइनस y मुझे मालूम करना है, उसका स्क्वायर ले लिया, प्लस 4 इंटू एक्स वाई, देखिए एक्स वाई कितना है 8, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा ये 32, ठीक, इंप्लाइज तो देखिए कितना आ जाएगा यहां से x माइनस वाई चाहिए, x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 32, ठीक है, इस तरफ आया तो माइनस 32, 36 माइनस 32 कितना आ जाएगा 4, अब देखो स्क्वायर है तो आप कहोगे रूट लोगे तो प्लस माइनस 2 होगा, यानी कि ऐसे पढ़ो किसी चीज का स्क्वायर 4 है तो वो चीज क्या होगी प्लस 2 भी हो सकती है माइनस 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, लेकिन मैं इसको माइनस नहीं कहूंगा अभी, ठीक है ना, प्लस वाला लूंगा क्योंकि किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर दोनों वैल्यू लेना है देखिए कैसे रिजेक्ट करेंगे हम माइनस को, x माइनस वाई अगर आपने 2 लिया और x माइनस वाई आपने माइनस 2 लिया, ठीक, अगर आप x माइनस 1 इस वाली वैल्यू को लेके सॉल्व करते हो x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो देखिए क्या रिजल्ट आता है, और x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 को लेके सॉल्व करते हो तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, क्या ये रिजल्ट हो पाएगा या इसकी दो वैल्यू पॉसिबल है, ये देखने वाली बात है, ठीक, तो इसको आप इक्वेशन नंबर क्या कहें 3 आ चुका था, जब इसको 4 कहिए इसको 5 कहिए, ठीक, हम 4 और 1 को सॉल्व करेंगे, फिर 5 1 को सॉल्व करेंगे, देखते हैं एक्स वाई कितना आता है, अगर दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल है तो दो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, अदरवाइज नेगेटिव वाला रिजेक्ट होगा अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, ठीक, x प्लस वाई कितना था, x प्लस वाई 6 था ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 आया, x प्लस वाई 6 तब जाके उसका स्क्वायर 36, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर कौन सी थी, फर्स्ट की साइड x प्लस वाई इक्वल टू 6, अब इनको सॉल्व करते हैं और x y की वैल्यू ले आते हैं, ये तो प्लस में 11th में आपने सॉरी 10th में किस साइड इक्वेशन सॉल्व करनी, 10th में आपने प्रूव की होगी इस टाइप की इक्वेशन, देखिए x माइनस वाई 2 है, x प्लस वाई 6 है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं यानी कि 4 प्लस 1 कर दूं तो देखिए y माइनस वाई कैंसिल, x प्लस x तो x हो जाएगा, यहां से 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 8, तो x इज इक्वल टू 4, x की एक वैल्यू तो 4 है, हमारा z पहले से 0 आ रखा है, ठीक, ये भी याद रखना z तो पहले से 0 आ रखा है, x यहां से 4 आ गया, ठीक, एक पॉसिबल वैल्यू और आएगी यहां से, ठीक है, x की वो बाद में देखेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 प्लस 1 किया, ठीक, अब यहां से y की वैल्यू देखिए कितना आएगा, x की वैल्यू 4, तो किसी भी इस इक्वेशन में इस इक्वेशन में रखिए, ठीक, x की जगह चलो यहां पर रखते हैं 4, तो समीकरण 1 में रखते हो क्या x इज इक्वल टू 4, समीकरण 1 से कितना जाएगा, x की जगह आपने 4 रखा प्लस y इज इक्वल टू 6 इंप्लाइज y इक्वल टू देखो 6 माइनस 4 कितना आएगा 2, y की वैल्यू आ गई 2, लेकिन आपको इसको भी तो सॉल्व करना है, आपको ये रिजल्ट भी तो मिला है x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 भी मिला है, ठीक, देखते हैं उससे रिजल्ट सही आ बैठ रहा है नहीं, ठीक, देखिए x माइनस वाई माइनस 2 है, x प्लस वाई 6 है, फिर क्या करोगे इन दोनों को ऐड करोगे तो y से y कैंसिल 2x मिलेगा, यानी कि 5 और 1 को सॉल्व करते हैं, ठीक, 5 and 1 5 प्लस 1 इंप्लाइज देखिए x ऐड हो गए 2x बनेंगे, माइनस y प्लस y कैंसिल आउट, माइनस 2 प्लस 6 4, x की वैल्यू कितनी आई यहां से 2, x की वैल्यू कितनी आई 2, यानी कि x की दो वैल्यू पॉसिबल है यहां से 2 या 4,
उसी प्रकार y देखते हैं आप, अगर x 2 है इसी इक्वेशन में रख दो, x की जगह 2 रखिए तो y 0 आ जाएगा, ठीक। x की जगह यहाँ 2 रखो, y यहाँ से 4, ठीक। उसी में रखो चलो इक्वेशन नंबर 5 में, ठीक। इक्वेशन नंबर 5 में अगर आप क्या रखते हैं x इज इक्वल टू 2, अगर x की जगह यहाँ 2 रखेंगे 2 माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है -2, ठीक। माइनस वाई इधर जाके प्लस वाई बनेगा और ये -2 इधर आके +2, 2 + 2 4 बन जाएगा, y की वैल्यू 4 हो सकती है। यानी कि आप करस्पॉन्डिंग लोगे, x 4 ले रहे तो y 2 लेना होगा, x 2 चूज कर रहे तो y 4 लेना होगा, z तो हमेशा दोनों कंडीशन में 0, यानी कि दो पेयर आप ले सकते हैं इसकी जगह x और y की जगह, ठीक। तो इसका जो फाइनल आंसर आया यहां पर लिखते हैं फाइनल आंसर x इज इक्वल टू 4, अगर x 4 दोगे तो y कितना आ रहा है 2 और z तो हमेशा 0 रहेगा उसमें, एक तो ये क्लियर बना। और इसी का एक दूसरा आंसर बनेगा x इज इक्वल टू, जब आप कितना लोगे 2, x की जगह अगर आप 2 ले रहे हो तो y की वैल्यू 4 और z तो उस केस में भी 0 ही रहेगा, क्योंकि z की तो एक ही वैल्यू आ रही है, तो z को आपने हमेशा 0 ही डालना है और x y आप 2 4 में से किसी एक को डाल सकते हैं, ठीक। तो एक आंसर ये हो गया आपका, दूसरा आंसर, ठीक। आपने दोनों आंसर लिखने होंगे 420 या 240, ठीक। ये इसका आंसर हो गया, दोनों वैल्यूज पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। इंग्लिश में लिखना चाहो तो फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x एंड y द गिवन पेयर ऑफ मैट्रिसेस आर सेम, ठीक। मैट्रिक्स दे रखे 3x + 7 5 y + 1 2 - 3x, दूसरी मैट्रिक्स है 0 y - 2 8 4। आपने दिखाना है कि x y के किन मानों के लिए ये दोनों मैट्रिक्स समान है, ठीक। अब दो मैट्रिक्स को आपने समान दिखाना तो पहली कंडीशन का ऑर्डर सेम होना चाहिए, इसका 2/2 इसका भी 2/2, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट समान होनी चाहिए, ठीक। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, सॉरी ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब चेक करते हैं कि क्या ऐसी कंडीशन पॉसिबल है। देखिए सॉल्यूशन में, ठीक। आप सबसे पहले वही लाइन लिखोगे क्या, चूंकि दो समान आव्यूहों के संगत अवयव समान होते हैं, द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ टू इक्वल मैट्रिसेस आर सेम, देयरफॉर नीचे लाइन से आप लिखोगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को समान दिखाइए, 3x + 7 इज इक्वल टू वहां का करस्पॉन्डिंग 0, ठीक। इसको इक्वेशन 1 बोलते चलिए। दूसरी इक्वेशन बन रही है y - 2 5 के इक्वल होना चाहिए, y - 2 5 के इक्वल होना चाहिए, इसको चलो इक्वेशन 2 बोल दिया। अब y + 1 8 के इक्वल होना चाहिए, y + 1 में 8 होना चाहिए, ठीक। इक्वेशन नंबर 3 बोलिए इसको। अब 2 - 3x इक्वल टू 2 - 3x में 4 होना चाहिए, इक्वेशन 4। देखो कभी भी ना आपको सिंगल करेगा, देखो y दिख रहा है, सीधे सीधे y की वैल्यू निकाल सकते हो, यहां भी y सिंगल ही दिख रहा है, सीधे सीधे y निकाल सकते हो। यानी कि इन दो इक्वेशन में सबसे पहले इस टाइप का दिख रहा है कहीं भी, ठीक है ना, सिंगल ही y दिख रहा है दो इक्वेशन, तो उन दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा कंडीशन। यानी कि ये मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए ये कह रहा है कि y - 2 में 5 होना चाहिए और y + 1 में 8 होना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? देखो इक्वेशन 2 क्या कह रही है, ये दो मैट्रिक्स भाई साहब आपको इक्वल करना है तो आपने y की जगह कितना रखना होगा, 5 + 2 7, 5 + 2 7। इक्वेशन 3 कहती है कि इन दो मैट्रिक्स को अगर आपने इक्वल देखना है तो y = 8 - 1 कितना आ जाएगा 7,
y इज इक्वल टू 7, यानी कि दोनों इक्वेशन में y को कितना बोला 7, यानी कि पॉसिबल है क्योंकि दोनों इक्वल है। y ने पास कर दिया कि y की जगह अगर तुम 7 रखते हो तो मैट्रिक्स इक्वल होने की पॉसिबिलिटी है। अभी रुकिए, x ने भी तो बोलना है इस मैट्रिक्स को समान, ठीक। तो x की भी दो इक्वेशन है, 3x + 7 0, 2 - 3x 4। क्या x सेटिस्फाई कर पाएगा इन दोनों इक्वेशन को एक साथ? ठीक है ना। इसको ऐसे समझिए कि आपके मम्मी ने कहा कि आपको 10 लड्डू से ज्यादा नहीं खाना है, ठीक है ना, 10 लड्डू से ज्यादा नहीं खाना है, और पापा ने कहा कि 12 लड्डू से कम नहीं खाना है, तो किसकी बात मानोगे? कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे आप, ठीक है ना। किसकी बात जो मानोगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विरोधाभास है। मम्मी ने कहा 10 लड्डू से कम खाना है, आपने कहा ठीक है मैं 10 लड्डू से कितने भी कम खा लूंगा, 2 लड्डू खा लूंगा, 3 लड्डू। लेकिन पापा की क्या कंडीशन थी? 12 लड्डू से कम नहीं खाना है, 12 लड्डू से कम नहीं खाना है। आपने कहा पापा की बात माननी, अगर आपने पढ़ी तो कम से कम 12 लड्डू खाने, ठीक। मम्मी की बात यह है कि 10 से ज्यादा नहीं खाना, ठीक है। यानी कि एक को सेटिस्फाई करते हो तो दूसरा गलत हो जाने वाला है, ठीक। तो ये दोनों विरोधाभास वाली कंडीशन में पॉसिबल नहीं हो सकती, यानी कि दोनों घटनाएं पॉसिबल नहीं हो सकती हैं, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर देखो y7 और y8 आता तो हम कहते पॉसिबल नहीं है y की ऐसी वैल्यू जो इन दोनों को इक्वल कर सके, क्योंकि एक कहेगा y तुम 7 बनो, दूसरा कहेगा y तुम 8 बनो। y तो सिंगल आदमी है, वो दो कंडीशन कैसे फुलफिल करेगा एक साथ, ठीक। तो इसलिए उस केस में हम कहेंगे कि y के किसी भी मान के लिए दोनों समान नहीं हो सकते हैं। लेकिन अभी तो 7 दोनों ने कह दिया, मम्मी ने भी कह दिया 7 लड्डू खाओ, पापा ने भी कह दिया 7 लड्डू खाओ, तो बच्चा आराम से 7 लड्डू खा के निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन बाय द वे मम्मी ने कहा 7 लड्डू खाओ, पापा ने कहा 8 लड्डू खाने हैं, बच्चा असमंजस में कुछ भी नहीं खा पाएगा, ठीक। यानी कि वो डिफाइन नहीं कर पाएगा दोनों कंडीशन को एक साथ, इसलिए संभव नहीं होगा वो, ठीक। तो उसी प्रकार से अब देखते हैं x की भी दोनों कंडीशन सेम है या अलग अलग। सेम हो गई तो पॉसिबल, सेम ना हुई तो हम कहेंगे कि x के किसी भी मान के लिए समान नहीं हो सकती, ठीक। तो अब x की वैल्यू ढूंढते हैं। देखिए इक्वेशन 1 से आप नीचे लिखना समीकरण 1 से x की वैल्यू कितनी, देखो 3x कितना आएगा ऐसे -7, x कितना आ जाएगा -7/3, x आ जाएगा -7/3। अब देखिए इक्वेशन 4 में भी -7/3 ही देना चाहिए, अदरवाइज कहेंगे कि पॉसिबल नहीं है घटना, ठीक। दे पा रहा है यानी देखिए यहां से भी आप x की वैल्यू ढूंढिए। पहली बात तो -3x है, इसको राइट में भेजो, +3x होगा, 4 को लेफ्ट में जाइए -4, 2 - 4 लेफ्ट में बचा -2, राइट में बचा 3x, फिर 3 को डिवाइड किया तो -2/3 बन जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ रही है यहां से -2/3। ऊपर वाला कितना होना चाहिए कह रहा है, पहला कह रहा था कि -7/3 बनो, अगले ने कहा तुम -2/3 बनो। अब x तो अकेला वेरिएबल है, दोनों वैल्यू को एक साथ कैसे रख सकता है, ठीक है ना। यानी कि पॉसिबल नहीं है कि x की जगह -2/3 भी पुट कर दें, -7/3 भी पुट कर दें एक साथ। ये कंडीशन क्या है, चार कंडीशन एक साथ फुलफिल होनी है, मींस x की वैल्यू -7/3 भी रखनी है उसी टाइम आपने -2/3। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक ही मैट्रिक्स में आपने एक की जगह -7/3 रख रहे हो, एक की जगह -2/3, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक। तो आप लिखोगे क्योंकि इक्वेशन 1 इक्वेशन 4 संगत नहीं है, क्या लिखोगे 1 और 4 संगत नहीं है, क्योंकि दोनों x की वैल्यू दे देते, तो आप इसका आंसर ये होगा समीकरण 1 और समीकरण 4, है ना, संगत नहीं है, संगत नहीं है। अतः x और y के किन्हीं भी मानों के लिए दिए गए आव्यूह के योग समान नहीं हो सकते। अतः x, y के किन्हीं भी मानों के लिए दिए गए युग्म दिए गए
दिए गए आव्यूह के युग्म समान नहीं हो सकते, समान नहीं हो सकते, क्योंकि x बेचारा अकेला है, नहीं हो सकते, और वो दो वैल्यू नहीं रख सकता है। सिंगल वेरिएबल एक ही टाइम में एक वैल्यू रखेगा। ये कह रहा है कि मैट्रिक्स समान बनानी है तो x उसी समय -7/3 भी होना चाहिए, फोर्थ कह रहा है x ने -2/3 होना चाहिए, किसकी जो बात मानी, ठीक, इसलिए पॉसिबल नहीं है दोनों की बात एक साथ मानने की। यानी कि वो जो आपका युग्म दे रखा था, आप x की कोई भी ऐसी वैल्यू, y तो रख लेते थे 7, लेकिन x की ऐसी वैल्यू नहीं ढूंढ पा रहे हो आप जिससे वो इक्वल हो, तो आप कहोगे कि कोई भी x और y की ऐसी मान नहीं है जिनसे ये दो युग्म समान हो सके। ठीक है, आंसर है। ठीक, यानी कि अगर एग्जामिनर के मन में थोड़ा क्वेश्चन घुमा के देने की आई जिस बारी, तो उस बारी क्वेश्चन उठा के दे देगा, बच्चा कंफ्यूज है। ठीक, x की वैल्यू ये भी आ रही, ये भी आ रही। ठीक, अगर ये क्वेश्चन नहीं देख के गया होगा वो तो फंस जाएगा एग्जाम। ठीक, इस टाइप से क्वेश्चन देखना जरूरी है। ठीक, तो इस टॉपिक को यही समाप्त करते हैं, मूव करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ये थी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस। इसके बाद हमने पढ़ना है टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस, यानी कि आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। आव्यूह के प्रकार, ठीक है, जोड़ घटाना भी है मैट्रिक्स का, वो बाद में करते, पहले टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़े। ठीक, आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। देखिए किसी भी मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको आप रो बोलते हो, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको कॉलम बोलते हो। ठीक, इन्हीं के आधार पे टाइप ऑफ मैट्रिक्स डिफाइंड होता है कि किसी मैट्रिक्स में कितनी रो नंबर है, कितनी कॉलम नंबर है, उसके बेस पे टाइप ऑफ मैट्रिक्स डिफाइंड होता है। तो इसमें सबसे पहले हम टाइप पढ़ेंगे पंक्ति आव्यूह, है ना, पंक्ति और स्तंभ इन दिनों बोलते हैं। पंक्ति मींस रो, पंक्ति आव्यूह यानी कि रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। देखिए कोई भी मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाएगी, नाम से आपको विदित है कि रो मींस एक ही रो होनी चाहिए, यानी कि जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होगी उसको आप रो मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक, यानी कि जिस भी आव्यूह में सिर्फ एक मैट्रिक्स, सॉरी एक रो होगी उसको आप पंक्ति आव्यूह कहते हैं, यानी कि रो मैट्रिक्स। मान लो ये कोई आव्यूह है ABC, ये आपके पास रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें केवल एक रो है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। ठीक, जैसे यहाँ 3 है, कॉलम से कोई मतलब नहीं, रो सिर्फ एक होनी चाहिए, उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, रो सिर्फ क्या होनी चाहिए, 1, रो इक्वल टू 1, कॉलम तो कितने भी हो सकते हैं, इसमें कॉलम इक्वल टू n लिख दिया मैंने, सिंपल। इसका मीनिंग समझ आना, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5। ठीक, यानी कि जिस भी मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होगी उसको आप रो मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक, एग्जांपल आपके सामने प्रेजेंट है। ठीक, और इसमें रो एक होनी चाहिए, कॉलम कितनी भी हो सकती है। ठीक, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें बोलने को। अगला पढ़ते हैं स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह यानी कि कॉलम मैट्रिक्स। दूसरा टाइप है इसका स्तंभ आव्यूह यानी कि कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक, जैसे रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होनी चाहिए, तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या कहोगे, उसी से कोरिलेट करके सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए। यानी जिस भी मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। कुछ ज्यादा यूज है नहीं इसका भी। ठीक, जैसे कोई मैट्रिक्स है A, मैंने ऐसे लिख दिया ABCD। ठीक, यानी कि रो तो कितने भी बना सकते
जवाब, लेकिन कॉलम एक ही होना चाहिए। इसका ऑर्डर बोलिए 4/1, ठीक। यानी कि कॉलम मैट्रिक्स में जो रो है वो तो कितने भी हो सकते हैं, इसलिए मैं n लिख दे रहा हूँ। n की जगह आप जो मन वो लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6, ठीक। इसी प्रकार से कॉलम आपका 1 ही होना चाहिए, तब जाके उसको आप स्तंभ आप यानी कि कॉलम मैट्रिक्स होगी। ज्यादा यूज है नहीं, लेकिन जो अगला आप जो आएगा मैट्रिक्स की दुनिया में उसका बहुत बड़ा रोल। जितनी भी आगे की चीजें आप पढ़ोगे सिर्फ उसी पर पढ़ोगे, सिर्फ जोड़ घटाना को छोड़ के, ठीक। जोड़ घटाने के अलावा जितना भी आप मैट्रिक्स में पढ़ोगे सिर्फ इसी आप पे पढ़ोगे। इससे समझ सकते हो कि ये कितना जरूरी है। तीसरा आता है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स, सारी चीजें जो सारा लेखा जोखा होगा, जो सारी स्क्रिप्ट आगे लिखी जानी है वो इसी में लिखी जानी है, वर्ग आव्यूह यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक। नाम से ही विदित है वर्ग। वर्ग में आप जानते हो लेंथ और विड्थ सेम होती है, मींस इससे अगर कोरिलेट करो तो जिसमें कॉलम नंबर और रो नंबर सेम हो उस आव्यूह को हम वर्ग आव्यूह कहेंगे, ठीक। यानी कि वर्ग आव्यूह कॉलम बराबर कॉलम इक्वल टू रो हो जाए जिसमें, उसको हम वर्ग आव्यूह कहेंगे, ठीक है। पंक्ति अगर स्तंभ के बराबर हो जाए, पंक्ति अगर स्तंभ नंबर के बराबर हो जाए तो हम उसको वर्ग आव्यूह कहेंगे, ठीक। अब इसका जो ऑर्डर होगा m by n टाइप का थोड़ी होगा, m और n तो इक्वल हो जाएंगे, ठीक। n by n, m by n, 2 by 2, 3 by 3, इस टाइप का इसका ऑर्डर मिलने लगेगा। एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 a b। देखिए क्या इसमें कॉलम नंबर रो नंबर सेम है। रो नंबर देखिए 1 2 है ना, 2 इसमें रो नंबर है। कॉलम देखिए 2 है, यानी कि रो नंबर कॉलम नंबर सेम, तो ये वर्ग आव्यूह है। स्क्वायर मैट्रिक्स बिल्कुल वर्ग आव्यूह हो जाएगा, ठीक। जिसमें भी रो नंबर कॉलम नंबर सेम हो, यानी कि ऑर्डर से पता चल जाएगा। n by n टाइप का होगा, मींस 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, 5 by 5, 10 by 10, 100 by 100, 1000 by 1000, इस टाइप का जो भी ऑर्डर आएगा वो आपके पास वर्ग आव्यूह में है, ठीक है। तो इसकी थोड़ी और बात करते हैं, क्योंकि आगे की जो भी स्क्रिप्ट यानी कि जो भी आपने मैट्रिक्स में पढ़ना है या आगे स्टार्टिंग में पढ़ना है वो इसी मैट्रिक्स के पढ़ना है। थोड़ा इसका डिटेल में और जानकारी जुटाते हैं वर्ग आव्यूह के बारे में, ठीक। देखिए आप जानते हो वर्ग में जो भी स्क्वायर होता है उसमें एक डायगोनल होता है कि डायगोनल वर्ग आव्यूह, ठीक। हम पढ़ रहे हैं वर्ग आव्यूह के बारे में डिटेल, वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक। तो अभी तक आप समझ गए हैं कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो जिसका कॉलम नंबर और रो नंबर सेम हो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक। मैं एक जनरल मैट्रिक्स लेना चाहता हूं a11 a12 इस फॉर्म में, ठीक। जनरल मैट्रिक्स a11 a12 a13 a14, चलो 4 तक ही लेते हैं, या आप तो सॉल्व करें m by n की बनाते हैं, ठीक। यहां से आ जाएगा, चलो i भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं इसमें a1j, और ऐसे चलते चलते जो लास्ट टर्म आया आपका a1n तक गया, ठीक। हमने कॉलम नंबर n माने इसमें, ठीक। देख सकते हो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, चलते चलते jth कॉलम, चलते चलते nth कॉलम, ठीक। उसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए दूसरी रो में क्या आएगा a21, यहां पर आएगा a22, यहां आ जाएगा a23, यहां a24, ऐसे ही अप टू सो ऑन, चलते चलते कितना जाएगा a2j अप टू सो ऑन, यहां पर a2n, ठीक। ऐसे ही नेक्स्ट a31 आएगा, a31 अगला एलिमेंट बोलिए, a32 अगला, a33 अगला, a34 अगला, अप टू सो ऑन a3j,
टू सॉन A3n। ठीक, उसी प्रकार से चलते चलते अगर आप टोटल m रोज मानते हो इसकी, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चलते चलते m रो आपने कंसीडर की। ठीक, m कुछ भी हो सकता है, am1 यहां पर आएगा, am2 यहां पर, am3 ऐसे ही am4, ऐसे ही चलते चलते इस जगह पे mj आया होगा। ठीक है ना, एक हम आई भी लेना चाह रहे थे। ठीक है ना, जे को तभी इंट्रोड्यूस किया था, ए आई जे आ जाएगा। ठीक, तो इससे पहले हम बाद में लेंगे, पहले इसको आई कंसीडर करो। ठीक, आई रोज, आयत रो लिया, ai1, ठीक, ai2, ai3, ai4, ऐसे चलते चलते इस जगह पे क्या आ जाएगा, aij। जनरल एलिमेंट के लिए मैं आई और जे को इंट्रोड्यूस किया था। अब टू सो ऑन, चलते चलते कितना आएगा, ain। ठीक, अब ऐसे चलते चलते इसमें n तक जाना है, कहां तक, सॉरी m तक, है ना, मैं टोटल मान ले रहा हूं m रोज है इसके पास। तो ऐसे am1 यहां जाएगा, am2 यहां आएगा, am3, am4, ठीक, अप टू सॉन a, इस जगह पे क्या आएगा, mj, ठीक, और इस जगह पे आ जाएगा amn, यानी कि इसका टोटल ऑर्डर हो गया m/n। ठीक, m/n। अगर नीचे नहीं भी दिख रहा है तो यहाँ पर है, देखो am1, am2, am3, am4, amj, लास्ट टर्म चलते चलते amn। टोटल इसका ऑर्डर मैंने कितना लिया, mn। ठीक हो गया, mn। लेकिन देखिए अब वर्ग आव्यूह में रो नंबर कॉलम नंबर के इक्वल होता है, यानी कि m इक्वल टू क्या जाएगा, n, m बराबर क्या आएगा, n। ठीक, यानी कि जो ai जे था, i क्या था, रो नंबर, j क्या था, कॉलम नंबर, इनमें तो इक्वल होना है, किसमें, ये आपके पास वर्ग आव्यूह। ठीक है ना, यानी कि ai कह सकते हैं, फिलहाल इसको रहने दो, m इज इक्वल टू n तो जरूर होगा। ठीक, m बाई n हो या m बाई n ऑर्डर का हो। ठीक, यानी कि m इक्वल टू n होना चाहिए किसके लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। उसके बाद गौर करें, अब जो m और n आया था इसको मैं nn लिख दूं, nn। ठीक, इसकी जगह i आया है, i। ठीक, तो कुल मिला के ये वाले एलिमेंट की तरह देखें, ये वाले एलिमेंट। ठीक, अगर इसको आप स्क्वायर मानते हो, ठीक है ना, स्क्वायर की तरह सजे हुए हैं बिल्कुल, तो स्क्वायर में ये वाली लाइन क्या कहलाती है, डायगोनल। ये वाली लाइन क्या कहलाती है, डायगोनल। ठीक, तो यहां भी इसका खास नाम दे दिया है डायगोनल एलिमेंट। इन एलिमेंट को नाम दे दिया है डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट, है ना, हिंदी में लिखना है तो डायगोनल को क्या कहते हो आप, विकर्ण अवयव। ठीक, हिंदी में कहना तो विकर्ण अवयव। ठीक हो गया, यानी कि जो इस प्रकार के अवयव आएंगे, a11, a22, a23, ai, amn, इनको क्या कहोगे, वर्ग आव्यूह के विकर्ण अवयव, विकर्ण के अवयव। ठीक, डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट का फॉर्म किस फॉर्म में होगा, ai। ठीक, देखिए फिर और थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं इसका। यानी कि अगर इसको डेफिनेशन के फॉर्म में लिखना चाहो, a बराबर aij, इसका जनरल एलिमेंट n बाई n ऑर्डर, मैं इसका कॉलम नंबर और रो नंबर सेम हो। ठीक, तो a बराबर aij n बाई n, वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है, यानी आज के बाद आपको aij n बाई n यानी कि
2/2, 3/3, 4/4 स्टेप से दे दिया तो आपने समझ जाना है वो क्या है, वर्ग आव्यूह। ठीक, यानी कि क्वेश्चन में नहीं भी कहा होगा, उसने केवल ये कहा होगा आव्यूह aij n by n, यानी कि सेम नंबर दे दिया रो कॉलम, तो आज समझ जाना है क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, ये एक पॉइंट हो गया आपका नोट करने की। ठीक, इसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, दूसरा पॉइंट, इसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे यानी कि विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव, हिंदी में अच्छा नहीं लगता है, अक्सर हम इसको डायगोनल एलिमेंट कहें तो ज्यादा अच्छा होता है। डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट एक इस फॉर्म में होते हैं a11, a22, a33। ठीक, ए आई एल की फॉर्म में होगा, आई वेरी करेगा 1 से n तक, a11, a22, a33, a n। यहाँ आई वेरी करेगा 1 से n तक, यानी इन अवयवों को हम विकर्ण अवयव यानी कि डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। ठीक हो गया, तो इसी का एक, अब जो भी खेल खेलना आपकी वर्ग आव्यूह में खेलना है। ठीक है, वर्ग आव्यूह में कुछ खास खेल करते हैं, आगे के टाइप आपके बनेंगे वर्ग आव्यूह। ठीक, देखिए उसके बारे में पढ़ते हैं, जिसमें एक रो पंक्ति आपकी रो मैट्रिक्स, जिसमें एक कॉलम, उसको आपने कॉलम मैट्रिक्स यानी कि स्तंभ आव्यूह कहा, जिसमें कॉलम नंबर रो नंबर सेम, उसको वर्ग आव्यूह। अब इसी का आगे चौथा टाइप आएगा, चौथा टाइप ये आएगा कि अदर सारे एलिमेंट जीरो हो जाए और केवल विकर्ण के अवयव बचे, तो उसको कहते हैं हम विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह यानी कि इंग्लिश में कहो तो डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। नाम से ही पता चला है कि इसमें केवल डायगोनल में एंट्रीज होंगी, अदर एंट्रीज जीरो हो जाती है। ठीक, यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स, वो भी स्क्वायर, और जो भी मैट्रिक्स आएंगे उनके स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल की एंट्रीज तो कुछ भी हो लेकिन नॉन डायगोनल की एंट्रीज जीरो। ठीक, यानी कि मैंने एक मैट्रिक्स अगर आपको लिखना है, इसके डेफिनेशन तो लिख लो, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें केवल विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव के अतिरिक्त शेष अवयव शून्य हो, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। ठीक, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण के अलावा समस्त अवयव शून्य हो, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। A matrix or square matrix whose all entries other than diagonal entries are zero called विकर्ण आव्यूह यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, यानी कि इसका एग्जांपल अगर आपने लेना है तो a इक्वल टू, पहली बात तो रो नंबर कॉलम नंबर सेम होना चाहिए, तभी तो स्क्वायर बनता है, क्योंकि विकर्ण आव्यूह बनने के लिए स्क्वायर होना जरूरी है, पहली बात, तब जाके डायगोनल बनेगा। फिर डायगोनल में आप कोई भी एंट्रीज डाल दो, ABC है ना, विकर्ण में आपने कोई भी एंट्री डाल दी, लेकिन विकर्ण के अलावा जो भी एंट्रीज होंगी वो जीरो होनी चाहिए, तब जाके आप इसको विकर्ण आव्यूह कहोगे। इसका ऑर्डर कितना है, 3/3। स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, उसके बाद डायगोनल, डायगोनल में तो कुछ भी हो चलेगा, लेकिन अदर देन डायगोनल जीरो होने चाहिए, इसको आप क्या कहोगे, विकर्ण आव्यूह। ठीक, अब देखिए आप बताना, मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, क्या इसको आप विकर्ण आव्यूह कहोगे? क्या इसको आप विकर्ण आव्यूह कहोगे? देखिए कंडीशन चेक करते हैं, आपका आंसर होगा नहीं। ठीक है, इसको हम विकर्ण आव्यूह नहीं कहेंगे, आप कहोगे कि विकर्ण में जीरो दिख रहे हैं। देखते हैं आप सही हो या नहीं। आपके अनुसार ये विकर्ण आव्यूह नहीं है। ठीक, या जिसने है कह दिया अच्छी बात है, जिसका आंसर नहीं है उसका देखेंगे। विकर्ण आव्यूह होने के लिए सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स दिख रही है, रो नंबर कॉलम नंबर सेम है। दूसरी कंडीशन कहता है कि अदर देन डायगोनल के अतिरिक्त जो भी मेंबर है वो शून्य होने चाहिए। है तो सही, डायगोनल के अतिरिक्त जो भी मेंबर है शून्य। उसने ये थोड़ी कहा है कि डायगोनल में जीरो नहीं डाल सकते हो, डायगोनल में कुछ भी डाल सकते हो,
डायगोनल में तो कुछ भी आ सकता है, इवन जीरो भी आ सकता है, ठीक। लेकिन अदर देन डायगोनल क्या होना चाहिए, एलिमेंट जीरो। इसलिए ये विकर्ण आव्यूह है, ये विकर्ण आव्यूह है। क्यों? क्योंकि ये दोनों शर्तें पास कर रहा है, क्योंकि आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरी शर्त, विकर्ण यानी डायगोनल के अलावा सारे एंट्री जीरो होना चाहिए। इतना ही तो कहते हैं स्टेटमेंट। हम अपने मन से सोच लेते हैं कि यहाँ भी जीरो आ रहा है, उसने ये थोड़ी कहा कि विकर्ण में जीरो नहीं डाल सकते, उसने कहा विकर्ण में कुछ भी डाल सकते हो। कुछ भी में क्या जीरो नहीं आता है? आता है, ठीक। अक्सर बच्चे यहाँ गलती करते हैं, इसको विकर्ण आव्यूह नहीं बोलते हैं, लेकिन ये विकर्ण होता है, क्योंकि अदर देन डायगोनल तो जीरो होने चाहिए। डायगोनल में आप कुछ भी डाल सकते हो, तो कुछ भी में तो जीरो भी तो डाल सकते हो, ठीक। ये विकर्ण आव्यूह है, ठीक। ये दोनों विकर्ण आव्यूह के एग्जांपल, ये तो सबसे खूबसूरत सा एग्जांपल, ठीक। नेक्स्ट टाइप, अब देखिए विकर्ण आव्यूह में आपने रखा कि डायगोनल में एबीसी टाइप नंबर कुछ भी आए, ठीक। अब इन एबीसी में भी आपके पास एक ही नंबर हो जाए, मान लो ए बी 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 सी 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 इस टाइप के नंबर आने लगे, तो उसको कहते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स। उसको कहेंगे हम स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर को हिंदी में कहोगे अचराव्यूह। ठीक। अगला टाइप चौथा था, तो पांचवा आ जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स को हिंदी में अचराव्यूह, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक नाम का देख लेते हैं। किताब वाला अदिश आव्यूह है, स्केलर का मींस अचर होता है, ठीक। उसने इसको अदिश नाम दे रखा है, अदिश आव्यूह। अचर आव्यूह भी कहो तो गलत नहीं होगा, अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह, ठीक। जैसे स्केलर यानी कि अदिश का मतलब आपको पता चल रहा है कांस्टेंट टाइप होना चाहिए, कांस्टेंट टाइप, ठीक। तो इसमें देखिए फिर डायगोनल की एंट्रीज अगर सेम हो जाए, जैसे देखिए जो हमने डायगोनल एलिमेंट डायगोनल मैट्रिक्स ली थी एबीसी 0 0 0 0 0 0 3x3 ऑर्डर, ठीक। अगर इसमें तीनों जगह यानी कि डायगोनल एंट्री सेम होने लगे, ए होने लगे, तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसको हम अदिश आव्यूह कह देंगे अगर डायगोनल में सारी एंट्रीज सेम होने लगी, ठीक। जैसे यहाँ ए इसकी जगह कुछ भी दिया जा सकता है, ठीक। अगर आपने डेफिनेशन लिखनी इसकी तो ऐसे लिखना, अदिश आव्यूह में क्या लिखोगे, डायगोनल के सारे से लिखोगे इसको, ठीक। ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के समस्त अवयव समान हो, उसको हम अदिश आव्यूह कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक। अ मैट्रिक्स a diagonal matrix whose all diagonal entries are same is called scalar matrix, ठीक। फिर से एक एग्जांपल आपको भ्रमित करने के लिए देखिए, मैं एक मैट्रिक्स उठाता हूं 0 0 0 0 0 0, लेकिन अब तक आप समझ चुके होंगे शायद इसमें उतनी भ्रांति ना रहे। क्या ये आपके पास एक स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक। तो उसके लिए आपने कंडीशन चेक किया, सबसे पहले तो इसने डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। डायगोनल कहता है कि स्क्वायर होना चाहिए, बिल्कुल। डायगोनल के अलावा सारे एंट्रीज जीरो बिल्कुल हैं, ठीक। उसके अलावा स्केलर कहता है कि डायगोनल में आने वाले जो भी मेंबर हैं वो सेम होने चाहिए। सेम तो है 0 0 0, यानी कि ये अभी पास, दोनों पास हैं, इसके लिए स्केलर मैट्रिक्स, दोनों आपके पास स्केलर मैट्रिक्स, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट टाइप आएगा, यदि तो ये समान होने वाला अंक 1 हो जाए, स्पेसिफिकली 1 1 1 आने लगे, तो उसको कहा जाता है आइडेंटिटी, क्योंकि आप जानते हो 1 प्रोडक्ट के तहत आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, उसी के नाम पे इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अगर इसकी जगह 1 1 आ जाए, अगर इन 1 1 की ए की जगह खास नंबर
क्या आने लगे 1 1 1 1, ठीक। तो इसको कहा जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि अगला टाइप आया छठा टाइप तत्समताभ्यु। तत्समताभ्यु यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसका भी खास रोल है मैट्रिक्स की दुनिया में, ठीक। यानी कि क्या लिखोगे अगर इसकी डेफिनेशन लिखना है तो स्केलर मैट्रिक्स whose all diagonal entries are 1 called identity matrix, यानी कि ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके समस्त विकर्ण के अवयव एक हो उसको हम तत्समक आव्यूह कहते हैं, ठीक। यानी कि डायगोनल की एंट्रीज 1 1 1 होनी चाहिए और अदर एंट्रीज 0 हो तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, और इसको आई से डिनोट किया जाता है, इसको सिंबल आई से डिनोट किया जाता है। आई एन भी लिखा जाता है, इसको एन ऑर्डर को डिनोट करता है, जैसे यहाँ इस 3x3 ऑर्डर का है, यानी कि इसको आप i3 को ज्यादा बढ़िया है, ठीक। इसको आप i3 बुक में अगर i3 लिखा होगा तो समझ जाना 3x3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। in लिख दिया तो n/n ऑर्डर की आइडेंटिटी, i2 लिख दिया तो 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक। इतनी चीजें आपको आनी चाहिए। फिर इस 1 के बदले अगर 0 0 0 आ जाए तो उसको कहा जाता है जीरो मैट्रिक्स, जिसके सारे एलिमेंट 0 होते हैं। तो अगला 7वां टाइप आएगा जीरो मैट्रिक्स। 7वां टाइप है शून्य आव्यूह। इसका भी अपना गजब का रोल है मैट्रिक्स की दुनिया में। शून्य आव्यूह यानी कि जीरो मैट्रिक्स, यानी कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्री 0 हो उसको हम शून्य आव्यूह कहते हैं। A matrix whose all entries are a square matrix whose all entries are 0 called zero matrix। यानी कि कोई मैट्रिक्स A आपके पास जिसकी समस्त एंट्रीज 0 0 0 हो जाए उसको हम जीरो मैट्रिक्स। इसको अक्सर गहरे जीरो से डिनोट करते हैं, गहरा जीरो, ठीक। एक तो ये सिंपल जीरो बनाओगे तो अंक वाला जीरो, तो उसको गहरा जीरो से डिनोट किया जाता है। जैसे ये 3x3 ऑर्डर का है तो अक्सर इसको 0 3 लिख देगा तो भी समझ जाना 3x3 ऑर्डर का वो जीरो मैट्रिक्स, ठीक। फिलहाल इसको केवल गहरे जीरो से हम डिनोट करते हैं, ठीक। तो शून्य आव्यूह को गहरे जीरो से डिनोट किया जाता है, डार्क जीरो भी कह सकते हैं इसको, ठीक। डार्क जीरो से डिनोट किया जाता है। ये तो थे पंक्ति और स्तंभ के आधार पर मैट्रिक्स, ठीक। इसके अलावा दो टाइप और भी पढ़ते हैं हम। एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि ऊपरी त्रिकोण में ऊपरी क्या बोलोगे त्रिभुज आव्यूह, ऊपरी त्रिभुज आव्यूह और निम्न त्रिभुज आव्यूह, यानी कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आते हैं। ये अलग टाइप होगी, उसमें शामिल नहीं होगा, अक्सर आपकी सिलेबस में तो है भी नहीं। हल्का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब हिंदी में अपने हिसाब से बोलना है इसको। अपर मींस हुआ ऊपरी, ट्रायंगुलर मींस त्रिकोणीय मैट्रिक्स आव्यूह, यानी हिंदी में लिखना तो ऊपरी त्रिकोणीय आव्यूह, ठीक। मुझे भी नहीं पता हिंदी में एग्जैक्टली इसका वर्ड क्या है, आप इंग्लिश में लिख दो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल है, देखिए पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो हो गई, जो भी मैट्रिक्स आगे पे टाइप है स्क्वायर तो हो गई है ना। एक रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स के अलावा जो भी मैट्रिक्स हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स तो होती होती है अपने आप, ठीक। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक। चलो मैं 3x3 ऑर्डर की लेता हूं, ठीक। आपने अपर ट्रायंगुलर यानी कि ये जो डायगोनल है इसके ऊपर के जो भी एलिमेंट हैं वो नॉन जीरो हो, अदर जीरो हो, ठीक है ना। ऊपर के नॉन जीरो भी तो होंगे। इस डायगोनल के नीचे अगर सारे एलिमेंट जीरो आ जाए तो उसको कहा जाता है अपर ट्रायंगल, क्योंकि
ऊपर वाले एलिमेंट एक ट्रायंगल फॉर्म शेप का बनाएंगे ना, एक ट्रायंगल को फॉर्म करेंगे, उसको कहा जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक हो गया। अब ये डायगोनल के ऊपर छोड़ दो, डायगोनल के नीचे वाले मेंबर अगर जीरो हो जाते, डायगोनल के नीचे वाले मेंबर जीरो जीरो जीरो, तो इसको कहा जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको कहा जाएगा अपर ट्रायंगुलर, देख सकते हो ना, ऊपरी वाले एलिमेंट एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, इसको कहा जाता है आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका एक खास एग्जांपल, इंपोर्टेंट सा एग्जांपल, आप बताना कि क्या ये अपर ट्रायंगुलर होगा। 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3/3 ऑर्डर, क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? आप कहेंगे भाई साहब कि इस डायगोनल के नीचे के मेंबर जीरो होने चाहिए, ऊपर के मेंबर जीरो दिख रहे हैं आपको, तो आप कहोगे नहीं ये अपर ट्रायंगुलर नहीं है। जरा रुकिए, आपने डेफिनेशन अच्छे से नहीं समझा, ठीक। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहता है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली बात तो स्क्वायर होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरा कहता है डायगोनल के नीचे वाले मेंबर जीरो होने चाहिए, डायगोनल के नीचे वाले मेंबर ये है, क्या ये जीरो है? बिल्कुल जीरो है, ठीक। उसने कभी ये नहीं कहा कि डायगोनल के मेंबर और डायगोनल से ऊपर के मेंबर क्या होने चाहिए। ऊपर के तो कुछ भी मेंबर हो सकते हैं, क्या कुछ भी में जीरो नहीं आता है? ये आपके पास अपर ट्रायंगुलर है, क्योंकि उसकी दोनों शर्तें पूरी कर रहे हैं। आपके पास वर्गाकार भी है और डायगोनल के नीचे के मेंबर जीरो है, इसलिए ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक। इसी में आता है, अगर इसी में स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर भी होते हैं, स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसी के आगे स्ट्रिक्ट जुड़ जाएगा, इसी के आगे स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, SUT कह सकते हैं इसको, स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक। उसमें क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर तो है, स्ट्रिक्ट मींस डायगोनल भी जीरो होना चाहिए, है ना। स्ट्रिक्ट अपर मींस डायगोनल वाले मेंबर भी जीरो होनी चाहिए, 0 0 0, यहाँ के मेंबर तो जीरो होंगे, ठीक। यानी कि डायगोनल और उसके नीचे के मेंबर अगर जीरो हो जाए तो स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फिर अगला वही टाइप होगा कि अगर 0 0 0 समझता आ जाए तब क्या होगा, स्ट्रिक्ट अपर होगा? बिल्कुल होगा, क्यों? डायगोनल के जीरो हो जाएंगे उस केस में, डायगोनल के नीचे वाले जीरो, ठीक। ऊपर वालों से क्या मतलब, जीरो हो या ना हो, वहां तो कुछ भी डाल सकते हो, ठीक। ये आ गया आपके पास स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। हिंदी में मुझे नहीं पता आप इसको एक्चुअल में नाम क्या कहोगे, इंग्लिश में समझ लो स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि आपके सिलेबस का हिस्सा भी नहीं है, ऐसे मैं इंट्रोडक्टरी आपको बता दे रहा हूं, काम आ जाएगा। नेक्स्ट, इसी प्रकार से लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फिर जैसे नाम से ही पता चल रहा है, वहां अपर ट्रायंगुलर था, मींस डायगोनल और उसके नीचे जीरो आना चाहिए, ऊपर वाला जो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है वहां कुछ भी आ सकते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मींस लोअर फॉर्म में डायगोनल के नीचे वाले में अब ट्रायंगल टाइप का बनना चाहिए, मींस उसके ऊपर वाले मेंबर जीरो हो जाने चाहिए। यानी का मीनिंग, ये देखिए आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका आपने डायगोनल देखा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मींस लोअर पार्ट पे ट्रायंगल बनना चाहिए, ये तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी ऊपरी एलिमेंट जीरो होनी चाहिए, इस बार ऊपरी एलिमेंट जीरो हो जाने चाहिए, डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट जीरो होने चाहिए, तो उसको हम कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इस जगह पे कुछ भी आ सकते हैं, ठीक, डायगोनल और उसके नीचे आप कुछ भी मेंबर डाल दो, ठीक। चलो मैंने इसकी जगह मेंबर डाल दिए, यहां ये आएगा A B C D E F, ठीक। देख सकते हो डायगोनल के ऊपर मेंबर जीरो होने चाहिए, तो
उसको कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर। देख सकते हो लोअर फॉर्म में एक ट्रायंगल सा बन रहा है, लोअर ट्रायंगुलर इसलिए कहा गया है। ठीक, फिर उसी में आता है स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर। ठीक, वो अगर सारे एलिमेंट 0 0 दे देगा तो वो भी आपके पास लोअर ट्रायंगुलर ही कहलाएगा। ठीक, इतनी बार बता चुके हैं हम, ये बताएंगे उसको स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर में कहता है कि डायगोनल वाले भी 0 हो, डायगोनल और उसके वाले ऊपर वाले मेंबर 0 होने चाहिए और उसके नीचे जो अदर मेंबर है वो तो कुछ भी रखिए, 0 0 रखिए या कोई नॉन जीरो मेंबर, उससे कोई मतलब नहीं है। ये स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल। ठीक, तो ये थे आपके पास टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मेन तो वो 7 थे आपके सिलेबस में, जो जीरो मैट्रिक्स तक हमने बताया था वो 7 टाइप। ठीक, उसके अलावा ये लोअर और अपर तो थोड़ा हमने एक्स्ट्रा बता दिया नॉलेज के लिए। तो इससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन देखेंगे, अगर होंगे तो उसको कराएंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम 2 आर्ग्यू का योग, उनका घटाना और उनका गुणा, उनका किसी स्केलर से मल्टीप्लिकेशन और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स सीखेंगे। तो आप साथ साथ नोट्स बनाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।